हेलो बच्चों, माई सेल्फ अनघा टीचर। कैसे आप? स्वस्थ और तंदुरुस्त है ना? विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, कविता आभार के पहले भाग में हमने कविता का भावार्थ और शब्दार्थ देखा। अभी इस वीडियो में हम कविता आभार के प्रश्नों के उत्तर और व्याकरण देखेंगे। अब देखते हैं आभार कविता के प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्न है, कवि की तरह आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे और क्यों? अब बच्चों बताओ, आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? अभी तक के हमारे जीवन में ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने हमें प्रेरित किया है, जिनकी वजह से हमारा जीवन और समृद्ध हुआ, जिनके रहने से ही हमें खुशी आनंद मिलता है। या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनके कड़वे बोलों से हमें उस समय के लिए बुरा तो लगता है, परंतु वो बातें हमें जीवन पथ पर लाभदायी सिद्ध होती है, हमें बुरे कामों से परावृत्त करती है। इन सभी लोगों को हमें धन्यवाद देना चाहिए। इनमें प्रमुख है हमारे माता पिता, मित्र, भाई बहन, रिश्तेदार, हमारे शिक्षक। कविता का दूसरा प्रश्न है, कविता का कौन सा अंश आपको सबसे अधिक प्रेरक लगा और क्यों? कवि सुमन जी के आभार इस कविता का अंतिम चरण, आभारी हूँ मैं उन सबका दे गए व्यथा का जो प्रसाद, जिस जिस से पद पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। यह अंश हमें सबसे अधिक प्रेरक लगा, क्योंकि जीवन में जो लोग हमारे बारे में अच्छा कहते हैं, हमसे अच्छी बातें कहते हैं, वो लोग हमें हमेशा ही पसंद होते हैं। परंतु जीवन में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं और हमें चोट पहुंचाते हैं। कवि का यह कहना, आभारी हूँ मैं उन सबका दे गए व्यथा का प्रसाद, हमें इन सारे लोगों की तरफ देखने का एक अलग नजरिया प्रदान करता है और उनकी बातों को सकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है। अभी हमारा तीसरा प्रश्न है, कवि सुमन जी ने शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया है और आलोचकों को भी। क्या आप कवि से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। कवि एक तरफ कहते हैं, जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। वही दूसरी तरफ यह भी कहते हैं, आभारी हूं मैं उन सबका दे गए व्यथा का जो प्रसाद। यानी कि कवि अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हैं और आलोचकों को भी। हम इससे सहमत हैं, क्योंकि शुभचिंतकों का आभार तो हम सभी करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारी पीठ थपथपाकर हौसला देते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। परंतु हमें आलोचकों का भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी आलोचनाएं हमारी कमियां उजागर करती है और हमें उसमें सुधार लाने का अवसर प्रदान करती है। अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफल बनने के लिए हमारे जीवन में शुभचिंतक और आलोचक दोनों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कविता हमें सकारात्मक सोच और आशावादी विचार रखने की प्रेरणा देती है, कैसे? हाँ बच्चों, यह कविता हमें सकारात्मक सोच और आशावादी विचार रखने की प्रेरणा देती है। इस पूरी कविता में जब जब कवि यह कहता है, जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद, तब तब कवि हमें यह आशा दिलाता है कि जीवन की कठिनाइयों में हमेशा कोई ना कोई हमारा राही बनकर साथ देता है, हमें प्रेम देता है। कवि कहते हैं, जीवन काफी कठिन है, अस्थिर है, दाएं बाएं सुख दुख चलते हैं। जीवन पथ पर चलते चलते सांसों पर अवलंबित काया थक जाती है।
साथी पीछे छूट जाते हैं, मन भी अशांत होता है। पर इन सभी बुरे वक्तों में कोई ना कोई साथी जरूर मिलता है जो हमारी नैया पार लगाता है। कभी वह प्रशंसकों के रूप में मिलता है, कभी वह आलोचकों के रूप में मिलता है, पर हमें हमारी सोच सकारात्मक और विचार आशावादी रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि की लेखन शैली पर टिप्पणी करें। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी की लेखन शैली बहुत ही सरल है। उन्होंने अपनी कविता में आसान शब्दों का प्रयोग किया है जिसे कोई भी समझ सकता है और कविता का भावार्थ सुगम तरीके से पाठकों तक पहुंचता है। अपनी बातें सरलता से व्यक्त करने की उनकी शैली अनोखी है। बच्चों, अब हम नीचे दिए गए पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर। कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। आभारी हूं मैं उन सबका दे गए व्यथा का जो प्रसाद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। पहला प्रश्न है, कवि ने विषम परिस्थितियों को भी अपना हितकर क्यों माना है। जीवन में विषम परिस्थितियां भी आती है जब हमारा मन व्याकुल होता है या फिर आलोचकों की वजह से मन व्यथित हो जाता है, परंतु कवि इन विषम परिस्थितियों को भी हितकर मानता है। कवि कहते हैं, अगर मेरा मन व्याकुल न हुआ होता तो जीवन में आए हुए स्थायी संतोष के क्षणों का महत्व न पता चलता। कवि कहते हैं, उन सब का भी मैं आभारी हूं जो दे गए व्यथा का प्रसाद, क्योंकि उनकी आलोचनाओं से ही हम अपनी कमियां दूर कर पाते हैं और हमारे उद्देश्य की ओर अधिक दृढ़ता से बढ़ते हैं। इसलिए जीवन की विषम परिस्थितियों को भी सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी मनुष्य के जीवन में कभी कोई दुख न आए तो वह किस अनुभव से वंचित रह जाता है। अभी हम देखेंगे इसका उत्तर। यदि किसी मनुष्य के जीवन में कभी कोई दुख न आए यानी न मिला होता आकुल अंतर, तो जीवन में आए हुए सुख के, तृप्ति के, शांति के क्षणों का हमें मोल ही पता न चलता और उस अनुभवों से मनुष्य वंचित रह जाता। अगला प्रश्न है, आभारी हूं मैं उन सबका दे गए व्यथा का जो प्रसाद। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। कवि कहता है, जीवन पथ पर चलते समय ऐसे भी लोग मिले जिनके कारण मुझे दुख हुआ, आंतरिक क्लेश प्राप्त हुआ, पर मैं उन लोगों का भी आभारी हूं। आलोचकों का भी धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनकी आलोचनाएं हमारी कमियां उजागर करती है और हमें सुधार लाने का अवसर प्रदान करती है। हमें सफल इंसान बनने के लिए हमारे जीवन में आलोचकों का होना जरूरी है, इसलिए उनका भी आभार। अभी हम आभार कविता का व्याकरण देखेंगे। अब करेंगे बातें भाषा की। भाषा, मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए वह एक सामाजिक प्राणी है। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसे अन्य सामाजिक प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए उसका अपने विचारों को दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाना आवश्यक होता है। ऐसे में उसकी सहायक बनती है भाषा। भाषा वह सशक्त माध्यम है जो मनुष्यों को एक दूसरे के निकट लाती है, आपस में जोड़ती है। हम अपने मन की भावना, विचार बोलकर और लिखकर दिखाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती। भाषा के अर्थ, परिभाषा, बोली, लिपि, व्याकरण आदि के बारे में पिछली कक्षाओं में हम आवश्यक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए अब इस विषय में कुछ और जानें।
अब देखते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा का निर्माण सार्थक वाक्यों से होता है। वाक्य शब्दों तथा पदबंधों से बनते हैं। शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है, अतः कहा जा सकता है कि भाषा का आधार ध्वनि है। मतलब यह है कि शब्दों से वाक्य, वाक्यों से भाषा बनती है और शब्द बनते हैं ध्वनि से, अर्थात ध्वनि भाषा का मूल आधार है। भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। यह कहावत इसी तथ्य को स्पष्ट करती है। जगह जगह की भाषा अलग अलग होती है, जैसे कि मुंबई में बोली जाने वाली और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी अलग अलग होती है। भाषा व्यवहार द्वारा सीखी जाती है। एक छोटा बच्चा अपने परिवार के लोगों को भाषिक ध्वनियों का प्रयोग करते सुनता है, तो वह भी उनका अनुकरण करता है और भाषा के उच्चारण में समर्थ बनता है। छोटा बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता को सुनकर प्रथम अलग अलग ध्वनि निकालता है और फिर उन ध्वनियों की सहायता से ही बोलना अर्थात भाषा सीखता है। भाषा परिवर्तनशील है, उसमें समयानुसार नवीन शब्दावली जुड़ती रहती है। वर्तमान समय में हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं की शब्दावली का मिश्रण हो रहा है। नए शब्दों के जुड़ने से भाषा आधुनिक और प्रगतिशील बनती है और वर्तमान में आए हुए परिवर्तन के साथ अपने आप को जुड़ी रहती है। अभी हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के प्रमुख 2 रूप है। एक, मौखिक या कथित भाषा, जो हम मुंह से बोलते हैं। कविता अथवा गाना सुनना, कहानी सुनना, समाचार सुनना, वार्तालाप करना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के विभिन्न रूप है। दूसरी होती है लिखित भाषा, जो हम लिखते हैं, पेपर पे हो या कंप्यूटर पे हो, वो है लिखित। साहित्य रचना, पत्र, ईमेल, समाचार पत्र आदि लिखित भाषा के विभिन्न रूप है। भाषा और साहित्य। लिखित भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है। गद्य साहित्य, इसमें साहित्यकार द्वारा साधारण बोलचाल की भाषा में अपने विचारों को लेखनीबद्ध किया जाता है। पत्र, निबंध, कहानी, नाटक, जीवनी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। पद्य साहित्य, इसमें साहित्यकार द्वारा तुकबंदी अथवा लययुक्त भाषा में अपने विचारों को लेखनीबद्ध किया जाता है। कविता, दोहे, पद, छंद आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कविता का पहला भाग और दूसरा भाग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप कविता का अच्छी तरह से पठन कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए आभार।